all students. वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सर्कल। आज क्लास 11th के लिए मैं आप लोगों के लिए गद्य खंड से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पाठ भारत माता लेकर आई हूँ। अभी कुछ बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाई हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, भारत माता। तो सबसे पहले मैं इसके राइटर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जो इसके लेखक हैं, उनका जन्म जो था सन 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो प्रमुख हैं। मेरी कहानी, जिसमें उन्होंने आत्मकथा लिखी है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, इसका हिंदी अनुवाद है, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि, लेखों और भाषणों का संग्रह है। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु सन 1964 में हुई। अब ये जो प्रस्तुत पाठ है भारत माता, ये जो है ये हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, जिसमें नेहरू जी भारत की विभिन्नता को अनेकता होते हुए भी अनेकता में एकता किस प्रकार है, इसको समझाते और बताते हैं। वो कहते हैं कि किस तरह से देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों से, आम व्यक्तियों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है, भारत एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं? क्योंकि पहले जो थे लोग, आवागमन का साधन कम था, संचार माध्यम नहीं था, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे ज़्यादा, क्योंकि इधर उधर जाने में दिक्कत होती थी साधन न होने के बावजूद। तो पंडित जी ऐसे में जब एक जलसे से, वो कहते हैं, समूहों से दूसरे समूह में जाते थे, तो वो भारत के विषय में लोगों को जानकारी देते थे और अन्य बातों को बताते थे कि भारत की विविधता होते हुए भी एकता किस तरीके से कायम है। वो कहते थे कि भारत के सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। हमारा जो प्रस्तुत पाठ है उसकी विषय वस्तु यही है। और इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया कि इसका निष्कर्ष क्या है और इसका मतलब क्या है। तब उन्होंने ये समझा कि भारत माता की जय का मतलब है कि यहाँ के वासिंदे, यहाँ के निवासी, जो करोड़ करोड़ लोगों की जय है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने आकार में छोटे होने के बावजूद भी इस लेख का, इस कथन का अत्यंत विराट और इसका प्रस्तुतिकरण जो है वो एकदम रोचक तथ्य है। अब आइए देखते हैं भारत माता। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन कर लेंगे और इस लेसन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। भारत माता, जैसा कि अभी थोड़ा सा मैं डिटेल आपको आगे बता चुकी हूँ। देखिए, पंडित जी कहते हैं कि अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता और इस तरह चक्कर काटता रहता,
तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। उनका कहना था कि जब वो कहीं भी किसी समूह में जाते या किसी जुलूस में जाते थे, तो जो भी व्यक्ति, जो भी लोग भारत के वासी उनको सुनने आते थे, उनका भाषण सुनने आते थे, वो उनसे मिलते थे और उनको अपनी बात बताते थे, हिंदुस्तान की खूबियों का बखान करते थे। अब इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करते और लोगों को उससे अवगत कराते थे। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहाँ के लोग, सुनने वाले, बहुत सयाने थे। पंडित जी बताते हैं कि मैं शहरों में ये जुलूस या जलसे कम करता था, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़ा सयाने मतलब चतुर टाइप के थे। लेकिन जो गांव के वासी हैं, जो किसान हैं, गरीब हैं, जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जिनका अपनी खेती किसानी इससे संबंधित बातों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। ग़िज़ा मीन्स क्या होता है? खुराक, भोजन, है ना। ग़िज़ा शब्द आया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। लेकिन किसानों से उनका नज़रिया महदूद था। अब पंडित जी जब जाते थे तो वो किसानों से जरूर ही मिलते थे, क्योंकि जो किसान था उसका एक सीमित नज़रिया था, सीमित साधन थी और गरीब होते थे। उनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं होते थे कि वो किसी तरीके से अपने कार्य को अच्छी रूप से कर पाएँ और अच्छा कमाई कर सकें। तो पंडित जी कहते हैं कि मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं ऐसे लोगों से मिलता और उन्हें बताता था कि किस तरह से ये भारत देश जो है एक दूसरे से अलग होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। मैं काफ़ी मसलों पर जिक्र करता, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, क्योंकि मैं जानता था कि किसान एक ऐसी किसान जो समूह है या किसान व्यक्ति जो हैं, उनकी सारी समस्याएं एक सी हैं, यक सा थे। यक सा का मतलब क्या है? एक समान। क्योंकि सारे देश के किसानों की जो समस्या है, किसानों की जो धरती है, मिट्टी है, जो अनाज है, वो सब चाहे पूरब में हो, पश्चिम में हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, सब एक ही जैसा है। तो इसलिए मैं वहाँ पर उन लोगों के पास बैठकर स्वराज का भी जिक्र करता था, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए एक हो सकता था। अब वो बताते हैं कि जब मैं किसानों के पास बैठता था तो मैं स्वराज के बारे में भी जिक्र करता था और ये सब लोगों के फायदे के बारे में बात थी। मैं काफ़ी घूमा था, क्योंकि मेरा आना जाना लगा रहता था। जवाहरलाल पंडित जी बताते हैं कि मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं, क्योंकि देश एक है, लोगों की तकलीफ एक है, तो सवाल भी एक ही जैसे होते हैं। अब वो बताते हैं कि इन किसानों की, इन गरीब मजदूरों की कैसे क्या तकलीफ़ें थीं। तो उनकी तकलीफ़ें जो थीं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम एक ही थी, यानी कि गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे से परेशान जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म और ये सभी बातें खूब गुथी हुई थी। पंडित जी बताते हैं कि उस समय जब अंग्रेजों का राज्य था तो गरीब किसान कर्जदारों से परेशान रहता था, क्योंकि पूंजीपति जो उनको कर्ज देते थे तो सारा अनाज या सारी कमाई जो किसानों की थी वो
उन्हीं जमींदारों, महाजन और जो लगान देना होता था उसमें ही निकल जाती थी। ऊपर से पुलिस वालों के जुल्म सहने पड़ते थे। और ये सभी बातें हर जगह की एक दूसरे से बंधी हुई थी, गुथी हुई थी। ऐसा नहीं था कि देश के एक हिस्से में कहीं ये घटनाएं होती थी तो दूसरे हिस्से में नहीं। ये इस तरीके की बातें हर जगह पाई जाती थी। उस ढड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, उस ढड्ढे मीन्स क्या होता है? ढड्ढे मीन्स होता है बोझ, जबरदस्ती का कोई बात लाद दी गई हो। तो पंडित जी कहते हैं कि उस ढड्ढे के साथ, उस बोझ के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने, हमारे यहाँ जब अंग्रेजी सरकार थी उसने तरह तरह की ये लगान, कर्ज, पुलिस का जुल्म, ये सब हम पे जबरदस्ती से लाद रखा था। और इसके शिकार हम सभी भारतवासी, हमारे गरीब किसान, गरीब मजदूर सभी लोग थे। और उनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। पंडित जी इस बारे में बात करते हुए बताते हैं कि अब सभी देशवासियों का ये उद्देश्य था कि हमें इन सब से निजात पानी है, इन सब से छुटकारा पाना है। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एक जुज़ हैं। पंडित जी ने कोशिश की, इधर उधर जा के लोगों को बताया और उनकी ये अपार कोशिश रही कि हर कोई अब स्वराज के बारे में सोचे और इस अंग्रेजी शासन से छुटकारा पाए। किसी भी खंड में, किसी भी भाग में ये अंग्रेजी हुकूमत अपना जो प्रचंड भयंकर रूप दिखाती है या जुल्म करती है, वो किसी भाग में न रहे। हम सब एकजुट होकर आज़ादी को पाएं। जुज़ क्या होता है? जुज़ है खंड या भाग, भारत के किसी भी भाग को। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कसों का जिक्र भी ले आता। अब मैं पंडित जी कुछ देशों का हवाला देते हुए वहाँ की जो कसमकस थी, मतलब वहाँ पर असमंजस की, ऊहापोह की स्थिति थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे, मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। पंडित जी हर जगह जाते थे और वहाँ पर हर बात का बारीकी से निरीक्षण करते थे और आकर अपने देश में उसकी चर्चा करते थे। इसी संबंध में वो बताते हैं कि मैंने यहाँ पर आकर सोवियत यूनियन में होने वाली जो तब्दीली थी या जो बदलाव था उसका भी हाल मैं लोगों के बीच में बताता और उनको ये सिखाता और उनसे ये कहता कि अमेरिका ने किस तरीके से तरक्की की है। यह काम आसान न था अमेरिका के लिए, लेकिन उसने आज वो तरक्की, वो मुकाम हासिल किया है। लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी ना था, जिसकी वजह ये थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। अब पंडित जी आगे कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते थे जिनसे समझने में या जिनसे हिंदुस्तान को जानने में हमें आसानी होती थी, जो हर तरफ घूम चुके थे, भारत के कोने कोने में जा चुके थे, महाकाव्यों और पुराणों को पढ़ चुके थे, उनकी कथा कहानियों को जानते थे, जिनके बारे में देश की
कल्पना किया, देश की कल्पना का बखान किया गया है, उसको जानने वाले भी लोग मिल जाते थे। और कुछ ऐसे सिपाही मिलते थे जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धामों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई, अब पंडित जी आगे सन 30 के बाद 1930 के बाद कहते हैं कि उस समय आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, जिसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे कि किस तरीके से जब दूसरी जगह विपत्ति आई तो उन लोगों को हमारे बारे में और हमारी देश की परेशानियों के बारे में भी समझ में आसानी से आ जाता था। आगे बताते हैं कि कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय। पंडित जी आगे अपने पाठ में व्याख्या करते हुए या वक्तव्य बताते हुए कहते हैं कि कभी कभी मेरे साथ ऐसी घटना भी घटती थी कि मैं कहीं जाता तो लोग मेरा स्वागत भारत माता की जय बोलकर ही करते थे, और मैं आश्चर्ययुक्त हो जाता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। तब मैं अचानक उनसे पूछ लेता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, भारत माता की जय कहने से उनका क्या उद्देश्य है, ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता। अब जब वो पंडित जी पूछते तो लोगों को कुतूहल मीन्स उत्सुकता होती थी। क्या होता था? उत्सुकता होती थी, ताज्जुब आश्चर्य होता था कि पंडित जी सब कुछ जानते हैं और फिर भी हम ही लोगों से पूछ रहे हैं। और वो इधर उधर देखने लग जाते थे क्योंकि उनको कोई भी उत्तर, कोई भी जवाब समझ में नहीं आता, और तब वो पुनः लेखक की तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता और पंडित जी भी बताते हैं कि जब तक मुझे मेरे प्रश्न का सही सटीक उत्तर नहीं मिल जाता, मैं बराबर प्रश्न करता ही रहता था। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। अब एक इनको जाट मिला जो काफ़ी लंबा चौड़ा और हष्ट पुष्ट था। उसकी काफ़ी पीढ़ियों से वो किसानी का काम उनके घर होता था। तो पंडित जी के प्रश्न का उसने उत्तर दिया कि ये जो गांववासी किसान भाई भारत माता की जय बोल रहे हैं, इनका मतलब हिंदुस्तान की धरती से है, पृथ्वी माता से है। फिर पंडित जी एक नया क्वेश्चन, एक नया प्रश्न पूछते कि कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। अब पंडित जी सोचते कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग जहाँ पर रह रहे हैं इनका मतलब केवल उतने भूभाग या उतने खंड से है, उतने खंड से है। तब फिर आगे वो फिर पूछते थे, क्या पूछते कि इनका कहने का मतलब गांव की धरती, जिले की, सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से है। और इस तरीके से आपस में हम लोगों के सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे सभी लोग ऊब कर मुझसे कहने लगते। अब देखिए जो लोग वहाँ के लोग थे, जो व्यक्ति थे, तो वो कहते ऐसे सवालों को सुनकर
ऊब जाते थे, है ना। बार बार एक ही क्वेश्चन सुनकर, एक ही प्रश्न सुनकर वो लोग ऊब जाते और कहते बाद में कि क्या सब कुछ हम ही बताएं। पंडित जी कहते कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें और मैं भी कोशिश करता हूँ कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है। और अंत में वो बताते कि देखिए सारा देश एक है, सभी लोग एक हैं, यहाँ के करोड़ों करोड़ों निवासी सभी आपस में भाई बंधु हैं, बांधव हैं। इनकी समस्या एक है, इनकी परेशानी एक है और इनका हल एक ही है कि हम सब एकजुट होकर कार्य करें, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों, उनकी समस्या को सुने, तभी हम उसका समाधान खोज पाएंगे। जब हम आपस में एक दूसरे का साथ देंगे तब इसका असली वास्तविक मतलब होगा भारत माता की जय, यानी हिंदुस्तान की धरती की जय। फिर आगे बताते हैं कि हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, जो मानव समूह के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये सभी हमें अजीज हैं। अजीज क्या होता है? प्रिय हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय। अब अंत में विश्लेषण करते हुए पंडित जी कहते हैं कि देखिए असल में हमारे जैसे लोग, इन लोगों जैसे और तमाम इस देश में बसे हुए लोगों जैसे लेकिन आखिरकार इनकी गिनती है कि वो हिंदुस्तान के लोग जो मेरे जैसे हैं, जो उनके जैसे हैं और इस तरीके के लोग सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता सही मायने में वही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय का वास्तविक मतलब भी इन्हीं लोगों की जैसे है। जो हमारे देशवासी हैं, यही लोग भारत माता का निर्माण करते हैं और जिस धरती पे रहते हैं वो इन्हीं लोगों के सम्मिलित रहने से ही बनती है और इसका मतलब तभी भारत माता का जय होती है। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। लेखक आगे कहता है कि मैं तो यही वास्तविक रूप से मानता हूँ कि ये सभी निवासी, सभी देशवासी भारत माता के अंश हैं और ये सब या तुम सब भारत माता ही हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते हैं, उनकी आँखों में चमक आ जाती है। वो समझाना चाहते हैं, जवाहरलाल जी समझाना चाहते हैं कि जब ये लोगों की समझ में आ जाएगा कि हम ही भारत माता हैं, हम ही हिंदुस्तान की जनता ही हिंदुस्तान है, और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में प्रबल रूप से बैठ जाएंगे, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। इस तरह से मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। मतलब जब ये सब बातें उनके दिमाग में बैठ जाएंगी, मन मस्तिष्क में छा जाएंगी, तब समझ लें कि इन्होंने एक बहुत बड़ी खोज कर ली है, हिंदुस्तान को समझ लिया है। इस तरीके से पंडित जी ने इसमें हिंदुस्तान की खूबी के बारे में लोगों को बताया और समझाया है।
तो अभी आप लोगों ने देखा ये पाठ भारत माता। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ें, समझें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी बच्चों को अच्छा सा जो परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी मैं बाद में इसी में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। नमस्कार बच्चों।